आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप को हुआ क्या है? इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के जो ईरान पे अटैक हुआ, क्योंकि ये जो आइडिया है नेतन्याहू का, ही ट्राई टू सेल इट टू जो बाइडन एंड द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा। and of course Barack Obama, and Netanyahu has been trying to do this to destroy Iran. JCPOA was trashed by President Trump because he's more aggressive in nature. He's a businessman, he's from New York. जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो हम अपने आप को 2 साल देते हैं उसके लिए, क्योंकि ये मैच्योर होने में इतना अर्सा लगता है। आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते में जेडी आ गया और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एंगेज हो गई, एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन हो रहा? भाई एग्रीमेंट साइन ऐसे नहीं होते हैं। Unilateral decision by the America to once again attack Iran. President Trump know the gimmick of the war, what it can do to the international community. यूएस इंटेलिजेंस सिस्टम बाईपास करके और इजरायली इंटेलिजेंस की जो उसको प्रोवाइड की गई, उस कॉन्वर्सेशन में नेतन्याहू कन्विंस्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प टू डू इट। अब ईरान की जो पोजीशन है, ईरान तो इज़ ए क्रिपल्ड कंट्री इन अ वे राइट। ईरान के पास तो कुछ नहीं है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लाख का मिसाइल जाके और स्पेसिफिक टारगेट पे वो लगे जाते उसी हैं। रेडार सिस्टम को हिट करे जिसने उसको तो ये trace कैसे करना है? और पाकिस्तान का जो इसमें रोल है, इसको तो अब रिप्लेस कर नहीं सकता कोई, राइट। और वो अभी भी जो होगा वो पाकिस्तान की मर्जी से और पाकिस्तान के इंटरवेंशन से होगा। पाकिस्तान की लीडरशिप की जो पोजीशन है टुवर्ड्स ईरान एंड टुवर्ड्स अमेरिका इज़ वेरी क्लियर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीएनएन स्टूडियोज़ की एक और एपिसोड और मैं हूं उमर बशीर। नाजरीन, ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग फिर से रिज्यूम होती नज़र आ रही है, बल्कि हो चुकी हुई है। और दिस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दे वेंट टू टर्की। वहाँ पे नेटो की एक समिट थी और उसमें उन्होंने वापसी पर ये कहा कि द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन ओवर्ड, और वो जो लाइसेंस मिला था ईरान को वो कैंसिल कर दिया गया ऑयल सप्लाई का। इसमें पाकिस्तान का भी एक बड़ा अहम किरदार था कल रात तक, कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान एक सालिसी का रोल प्ले किया, और इस रोल के पीछे पाकिस्तान और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी एक बड़ी लाइफ है। कभी पाकिस्तान अमेरिका का मिलिट्री या मिलिटरीली उसका बड़ा क्लोज अलाय रहा है जब भी उसे अफगान वॉर लड़नी थी, और कुछ मामलात में पाकिस्तान ने फैसिलिटेट भी किया चाइना और अमेरिका के दरमियान 1970 के अंदर एक जो दोस्ती वाला मामला था वो करवाने की कोशिश की, और इस दफ़ा फिर ईरान वॉर के ऊपर भी पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया। लेकिन इस वॉर के अंदर पाकिस्तान का जो रोल है वो कैसे हुआ, इसके ऊपर एक बड़ा अहम सवाल है। तो इसके साथ साथ बात करेंगे कि जी पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा रोल प्ले करने के बाद जो टैरिफ की सूरत हाल है उसको अभी तक क्यों नहीं सॉफ्ट किया गया। इस सारे सिलसिले को समझने के लिए मैंने आज दावत दी है। एक साहब हैं, शायद अहमद खान साहब, आपने नाम सुना होगा, अक्सर टेलीविजन पे भी देखा होगा। वो प्रेसिडेंट जो की कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं और बिजनेसमैन भी है, और उनकी जो एक कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर जो सिस्टम को चलाने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करती है, उसके अंदर बड़ी डीप पेनिट्रेशन है। मैं डीप पॉकेट्स का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये है कि उनकी बड़ी डीप पेनिट्रेशन है वहाँ पे। वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ख़ास तौर पर साउथ एशिया, और जब पाकिस्तान और चाइना की बात आती है तो वाशिंगटन पाकिस्तान के मुतालिक जब भी पॉलिसी फ्रेम करता है तो ये चीज़ ज़रूर रखता है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, मैं सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के ऊपर जानना चाहूँगा आपसे कि आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप को हुआ क्या है? आप तो बड़े क्लोज वॉच करते रहे, पावर कॉरिडोर का हिस्सा रहे हैं, कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया, फिर अचानक नेटो की समिट में टर्की जाते हैं और वहां पे जाके वो ऐलान कर देते हैं कि जी खत्म हो गया। क्या मिड टर्म इलेक्शन उसकी कोई कहानी है अंदर, या कुछ और है? डोनाल्ड ट्रंप को शायद वो लॉबी जो इसराइल वाली कहा जा रहा था वो अभी तक डोमिनेट किए हुए है। आपको क्या समझ आई है इस मामले में? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाने का, और ये रियल ऑनर फॉर मी। देखिए, ये जो आपने बात जैसे शुरू की ना प्रेसिडेंट ट्रम्प के रेफरेंस से, अ, इस तरह से दुनिया में चीज़ें नहीं होती जिस तरह से परसीव की जाती हैं। हम्म। देखिए,
एक तो सबसे पहले ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसका जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर है, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जो स्वीट क्रूड जो पास थ्रू होता है, और उसके अलावा LNG एंड ऑल दिस मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्री 20% ऑफ द स्वीट क्रूड एंड 20 मिलियन बैरल्स अ डे। तो उसकी वजह से इसकी एक्सट्रीमली एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये रीजन जहाँ पे ये सब कुछ जा रहा है, दैट इंक्लूड चाइना, दैट इंक्लूड पाकिस्तान, जापान, वो क्रिपल हो जाते हैं, राइट। एनर्जी इज़ द की, राइट। अगर एनर्जी सप्लाई नहीं होती तो एक तो पहले आप ये देखें कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था ईरान के साथ, तो इट वाज फोकस्ड ऑन द न्यूक्लियर इश्यूज, राइट। राइट। और बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम जी। के बारे में था सारा सिलसिला। हाउएवर उस वक्त ये इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये जो 3.5 miles और 3.5 kilometers whatever the size is, this narrow passage of strait, ये 33 इतना किलोमीटर्स। 3 किलोमीटर, राइट। ये इतना बड़ा एक पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन बन जाएगा, जिससे दुनिया की इकोनॉमी कोई क्रिपल होने के चांसेस होंगे, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो अमेरिकन सिस्टम में क्या होगा, इवन द क्योंकि इकोनॉमिस्ट रोट दैट के ये द वर्ल्ड इकोनॉमिक चोक पॉइंट, इट दैट इज स्टेट ऑफ बिकमिंग इकोनॉमिक चोक पॉइंट। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की जो आपने बात की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हुआ, देखिए ये इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के जो ईरान पे अटैक हुआ, राइट। पहली तो बात प्रिंसिपल, मैं आपका पोजीशन ये बता दूं, सर। क्योंकि ये जो आइडिया है नेतन्याहू का, ही ट्राई टू सेल इट टू जो बाइडेन एंड द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा। एंड ऑफ कोर्स बराक ओबामा, similar, same idea. राइट। And Netanyahu has been trying to do this to destroy Iran since he was उसके जो ideas हैं 40 साल पहले, जब वो बॉस्टन में MIT में पढ़ता था, और MIT में जो स्टूडेंट्स हैं वो their IQ level is very very high. एंड यू हैव अ गुड कनेक्शन विद MIT। I do have, I live there, right? So तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नेतन्याहू का आइडिया उस वक्त से था, he hated Iran, और ही हैज़ बीन वेरी वोकल अराउंड दैट। जो लोग उस वक्त के हैं वो भी बताते हैं कि उस वक्त से ऐसे था, राइट। सो ही ट्राई टू सेल दिस आइडिया टू द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, और उस प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में अब जॉन कैरी एंड हिलरी क्लिंटन आर ऑन रिकॉर्ड नाउ, एंड दिस इज़ लाइक ओपन सोर्स पब्लिक इंफॉर्मेशन, कि वो ये कह रहे हैं कि हमें भी इसने यही बात बताई थी, अच्छा। बोथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। और हिलरी क्लिंटन का तो अभी ये द मोस्ट रिसेंट वन फ्यू वीक्स बैक और फ्यू डेज बैक, तो उन्होंने कहा हम तो जब नेतन्याहू ने ये हिलरी क्लिंटन को कहा कि वी आर रेडी, आवर प्लेन्स आर ऑन द टरमैक, सो हिलरी ने कहा गुड लक टू यू, अमेरिका नेवर वांट टू इंक्लूड इन द ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ईरान वॉर कॉन्फ्लिक्ट और बात है, डायरेक्ट अटैक ऑन ईरान। ये वो हमेशा से, और लेकिन उसमें ये बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की पोजीशन ईरान के बारे में चेंज नहीं हुई। अच्छा। वो पोजीशन अमेरिका की ईरान के बारे में वही है जो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलती जुलती, ठीक है। माइनस द वॉर पार्ट, राइट। ईरान की सैंक्शंस को 40 साल हो गए, ईरान को बिल्कुल ऐसे। फाइनेंशियल सैंक्शंस है, तो आप देख लें कि इस अरसे में कितने अमेरिकन प्रेसिडेंट गुजरे, तो वो एक अपनी जगह वो पोजीशन है अमेरिका की। बट नन ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट इन द पास्ट और लास्ट 40 years, they never agreed to attack on Iran because it was they thought it's not feasible, it's not doable. We have to work around it, and we have to control Iran, and especially the Iran's nuclear assets, right? और जो ईरान की जो न्यूक्लियर ग्रेड की जो यूरेनियम है, उसको किस तरह से हम वो न्यूक्लियर ग्रेड ना होने दें, राइट, ठीक। और उसको कंट्रोल करें। अच्छा सर, इसमें फिर एक पॉइंट आ गया ये कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने जो इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दी ऑफिशियली, वो जो जा पेंटागन से जा रही होती है, नेशनल सिक्योरिटी, तुलसी गब्बर्ड ने जो इन्फॉर्मेशन दी, मुझे यूँ लगता है कि उनका ओस्ट होना या वहाँ से निकलना भी इसी वजह से था, एक प्रेशर माउंट हो चुका हुआ था। दूसरा ये कि JCPOA, जब आपके वो पार्टी की उस वक्त प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बराक ओबामा, तो उस वक्त जो उन्होंने प्लान दिया था जिस तरह, उसके ऊपर अगर ईरान आज होता तो आई थिंक सो दैट कि वो सिक्योरिटी बैरियर मैयर कायम होता, कि ईरान तो उस तरह की यूरेनियम को लेके चल ही नहीं रहा, तो लिहाजा वो डिसमेंटल भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया। देखिए, जो प्रेसिडेंट ओबामा का जो JCPO जो प्लान था, उसमें उसको बनने में
2 साल के जी करीब बिल्कुल लगे। ऐसे और जॉन कैरी वाज द की मैन, इनिशिएटिव जॉन कैरी का था ये। वो जो प्लान था वो बिल्कुल सही था और ईरान के लिए एग्रीएबल था। ठीक अच्छा, उस प्लान को आकर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जो अब प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने उसको ट्रैश फर्स्ट कर दिया, टेन्योर में राइट। जो है So डिसमेंटल JCPOA was trashed by President Trump राइट because he's more aggressive in nature. He's a businessman. He's from New York. He's born and brought in a certain way. And इसके जो उससे पहले आप उसके टीवी प्रोग्राम्स या जो भी देखें, he is very aggressive. So जो भी उन्होंने कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने या जो प्रेसिडेंट्स ने कुछ भी जो किया हुआ है ना, दैट इंक्लूड्स प्रीटी मच एवरीथिंग। द प्रेसिडेंट ओबामा के और क्लिंटन के और बाइडन के पोजीशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक on NATO, on United Nations, on World Bank, on whatever, and JCPO is part of it, right? He trashed everything. He did not USAID, whatever you can think of, right? जो भी उन्होंने किया था, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा मेरे लिए एग्रीएबल नहीं, इसको बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट कर दो। सो JCPO इज पार्ट ऑफ दैट। अब वो जब आपने एक 2 साल की वो इस US डॉक्यूमेंट, राइट, वेरी वेल रिसर्च, और उसके पीछे सारे एक्सपर्ट्स एंगेज थे ये डॉक्यूमेंट बनाने में, तो वो उन्होंने कर दिया। तो अब वो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट जीरो, बिल्कुल ऐसे तो वो तो फिर हो नहीं सकता ना। मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल लगे उस एग्रीमेंट को बनाने में। तो अब अगर आप कहो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी चीजें, एक नया एग्रीमेंट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इट कैन नॉट हैपन। इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। 40 इयर्स या 50 इयर्स की लड़ाई को आप विद इन अ फ्यू मंथ्स आप नहीं कर सकते ना। आप कहते हो अच्छा जी MOU साइन हुआ, JD वैंस आ गए, राइट। ठीक। ये क्या है यार, ये एग्रीमेंट साइन, दिस डजंट वर्क। दुनिया डजंट वर्क दैट वे। हमें अपने बिजनेस के एग्रीमेंट्स महीने लग जाते हैं। जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो हम अपने आप को 2 साल देते हैं उसके लिए, क्योंकि ये मेच्योर होने में इतना अरसा लगता है, राइट। ठीक आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते में JD आ गया और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एंगेज हो गई, एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन हो रहा? भाई एग्रीमेंट साइन ऐसे नहीं होते हैं। दे आर माइन्यूट डिटेल्स हैज टू बी वर्कड आउट। एवरी लिटिल डिटेल हैज टू बी मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड एंड डेलिब्रेटेड। अच्छा, अब मैं आपको जो दूसरी बात बताने लगा हूँ, ये जो भी एग्रीमेंट होगा ना, विच इज गोइंग टू हैपन, वो डेटा पॉइंट्स उसके वहीं से आएंगे, JCPO से। वो सारी जो डिटेल्स हैं, बिकॉज एन अमेरिकन डॉक्यूमेंट, it has been very well researched and done and put together. He just want to take the credit. वो he doesn't want to give anybody anything, right? So he doesn't want to give anybody anything. अच्छा, एक तो पहले ये बात हुई। दूसरी बात अब आपके लिए जो हैरानी है और दुनिया के लिए हैरानी है कि ये पाकिस्तान कहाँ से आ गया बीच में। ये पाकिस्तान का रोल कैसे डेवलप हो गया? ठीक है। कतर हैज बीन डूइंग इट ऑल अलोंग। उन्होंने अपने रिसोर्सेज, अपने मनी, अपनी इन्फ्लुएंस, और इंक्लूडिंग गिविंग $300 million टू द प्रेसिडेंट ट्रम्प के हवाले से उन्होंने नहीं कि ये पाकिस्तान कैसे एज मीडिएटर आ गया। ओमान, US की जो नेगोशिएशन जनरली जो होती थी ना इस प्रीवियस ट्रैक 2 पे, तो आपको पता है ना काम चलता है, राइट, वो ओमान में होती थी। बिल्कुल ठीक। लास्ट टाइम भी और वहीं होती हैं हमेशा से। ये जो सॉर्ट ऑफ जो नॉन पब्लिश्ड या नॉन डिस्क्लोज जो चीजें हैं ना, ये ओमान में इतनी सी वो सल्तनत है, वहाँ होती हैं, राइट। और कतर की विजिबल होती हैं। ये पीस एग्रीमेंट्स हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, इजराइल के साथ हो रहा है, जो कतर ने अपना एक रोल डेवलप किया। अब ये तो 2 कंट्रीज का हमें मालूम है, ठीक। तो भाई ये पाकिस्तान कहाँ से आ, देखें ना, पहले तो आप ये देखें। अब इस वक्त ये है कि जो सबसे बड़ा जो डेटा पॉइंट इसमें है वो है पाकिस्तान और इंडिया की वॉर इन लास्ट में, राइट। सबसे बड़ा डेटा पॉइंट, सबसे बड़ा डेटा पॉइंट ये है। अब उसमें एक aggressive country like India, several times bigger than Pakistan, and several times managed and wealth-wise and technology-wise and whatever you can think of, or having Rafales, जिनका ख्याल है कि अनबीटेबल मशीन, राइट, कि जिसके थ्रू पे पेनिट्रेट कोई चीज कर ही नहीं सकती, राइट। और वो जब S400 और सब कुछ से मिलता है, सारी चीजें, राइट। एंड हियर इज पाकिस्तान, मेड इन चाइना टेक्नोलॉजी, एक परसेप्शन, राइट। ये क्या है? यही पुरानी जो
लीडरशिप थी आर्मी की, उसके पास भी यही था यही था और यही मौजूदा मौजूदा। अच्छा, अब ये क्या हुआ? अब वो जो पार्ट मिसिंग है ना, वो लोगों को समझना चाहिए। वी एज ए ह्यूमन बीइंग, we strategize, we build our competence, and we do whatever needs to be done to get the job done, Right. get to the next level. राइट जो फर्क है पुरानी लीडरशिप में और इस लीडरशिप में, उससे आगे वो कहते हैं ये फेथ है, अल्लाह का काम है कि अगर हमारे पास 100% कॉम्पिटेंस है, हमारे पास सारी स्ट्रेटजी है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो हमें तो भाई आप बुली नहीं कर सकते। एंड इंडिया kept doing it. कभी पुलवामा की कर दी, कभी ये कर दी, कभी वो कर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर लोग मार दिए, पाकिस्तान को बुली करते रहे, इकोनॉमिक साइड पे उन्हें आइसोलेट करने की कोशिश होता रहा। ये बिल्कुल ऐसे ऑल द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस और प्रीवियस लीडरशिप, they took it. उन्होंने कहा this is the way it is because we don't have the capacity, we don't have the competence, we don't have the resources to deal with India at the same level. वो एक टाइम आया था, आपकी बात में ऐड करूं, जनरल बाजवा साहब ने किसी जगह पे कहा था कि हमारे पास तो टैंकों में डलवाने को तेल भी नहीं है, यही आर्मी थी। तो अब आपको समझ आया बात की। तो वो इनिशिएटिव था ना, वो जो थॉट प्रोसेस है, वो आम लोगों को समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था समझ जब मेरी बातचीत होती थी, यार ये क्या है, राइट। एक वो बताओ, आप तो नंबर देख रहे हैं ना, ये 5 गुना बड़ा है, ये है, ये नंबर्स हैं, इतने बिलियंस की, उतनी हम तो रिसोर्सेज नहीं है कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं है, ये कैसे यार, इट डजंट मेक सेंस, राइट। बट उनको तो पता था एंड ही प्रूव्ड इट। जब वो प्रूव हुआ तो वो जो पूरे का पूरा एक ऑरा था, वो जो एक सर्कल में उन्होंने अपने आप को एक बॉल में इंडिया ने रखा हुआ था और उस कैटेगरी में वो समझते थे कि हम तो अमेरिका जैसे ही हैं, वो शैटर हो गया, वो इमेज शैटर हो गया कि अगर ये कैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो सकते हैं एक रीजन में, अगर इनको ये भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है और कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, राइट जी। और उनका तो ये प्लान था कि चीन के काउंटर के लिए हमने इनको, तो जब ये हुआ ना, तो एक जो जाहिर है इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, सारे सब इंफॉर्मेशन तो आपको पता है ना, वो हबल से सारे सैटेलाइट से होती है दुनिया, तो आपको पता ना, दुनिया तो स्पेस से ही चल रही है ना सारी, ये दुनिया जो ज़मीन पे हम देख रहे हैं, ज़मीन पे नहीं हो रहा, ये सैटेलाइट से हो रहा है, स्पेस से हो रहा है सारा कुछ। अच्छा, अब जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की कॉम्पिटेंस जो है ये तो हेड एंड शोल्डर अबव इतनी बड़ी रीजनल पावर के साथ, जो परसीव्ड रीजनल, तो ये क्या हो गया। अच्छा, अब वो जब हुआ तो वो तो आप ज़ीरो से हीरो हो गए ना, कि यार ये कौन लोग हैं, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये कैसे इन्होंने BVR ये डेवलप कर दिया, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कैसे डेवलप हो गए, जिसमें 8 सेकंड का रिफ्लेक्शन टाइम है। जब तक वो पहुंचा वहां पर तो राफेल वाज ऑन द ग्राउंड, राइट, सिस्टम ऑपरेशंस और इस तरह। ये कैसे हो गया इन्होंने कि अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट ही नहीं किया जब इंडिया से ड्रोन्स आ रहे थे। उन्होंने कहा इट्स टू एक्सपेंसिव, वी कैन नॉट इवन डू दैट, शॉट देम डाउन विद द गन्स, राइट। और ये कैसे हो गया कि इन्होंने जब अपने ड्रोन्स भेजे तो AS-400 एक्टिवेट हो गया। ये कैसी स्टूपिड मुझे नहीं मालूम, बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं कि ये कैसी वॉर स्ट्रेटजी है, राइट, कि यू आर हिटिंग 50,000 sort of a drone with $5 million और $1 million, 1 million नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा ही होता है एक्चुअली, 5 से 50 मिलियन के दरमियान इसकी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके मिसाइल की कॉस्ट होती है। ये कैसे हो गया? तो ये तो ना प्रोड्यूस हो सकते हैं ना और आ सकते हैं, ये क्या हो गया? तो ये तो स्ट्रेटजी वाइज तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत इसमें एलिवेट हुई। अब वो एलिवेट हुई, उसके बाद क्या हुआ? अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम की लिमिटेशंस भी हैं, आप ये लोगों को समझने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ही इज द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, नो मैटर हु ही इज, राइट। वो जो ओवल ऑफिस इज द सोल सुपर पावर एंड विल बी सोल सुपर पावर फॉर 250 साल तो हो गए ना, अगले भी 250 साल आप यही समझे कैसे रहेगा, राइट, इट हैज टू बी बिकॉज़ वी हैव द प्लान थिंग्स, राइट। उसमें ट्रम्प का होना या बाइडेन का होना या किसी और का होना इररिलेवेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस उनके और तरह से चलते हैं। बहरहाल जब वो मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रम्प की और फील्ड मार्शल की, उस मीटिंग में ये बात मैंने
यहाँ के टॉप लोगों को भी बताई है, तो इसलिए देयर इज नथिंग रॉन्ग अच्छा। विद इट। तो मैं आपको अच्छा। आपके जो देखने वाले लोग हैं Viewers उनको के मैं समझाऊं, कि समझा नहीं रहा, मतलब गिव मी माय टेक ऑन इट। जब आप व्हाइट हाउस में मीटिंग करते हैं ना प्रेसिडेंट के साथ, तो ऑफ कोर्स देयर इज नो, दे डोंट ईज़ड्रॉप ऑन यू, दे डोंट वायर टैप यू, बिकॉज बट दे मॉनिटर योर जेस्चर्स। उन जेस्चर्स में ये है हाउ ट्रूथफुल यू आर, दैट्स द ओनली थिंग, हाउ सिंसियर यू आर, हाउ प्रिडिक्टेबल यू आर, राइट। और ये चीज़ें जो हैं इवेंचुअली यूएस की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स दैट रीजन और कंट्री वट एवर इट इज, राइट। इससे पहले जितनी भी हाई इस लेवल की जो मीटिंग्स थी प्रेसिडेंट अयूब के बाद, अब ये डेवलप हुआ है कि दिस मैन इज रिलायबल, ऑनेस्ट, प्रिडिक्टेबल अच्छा। एंड रिलायबल। ये देखें ना, और क्या फर्क क्या हुआ आप बताएं ना, ये पहले भी होता रहा है ना। प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ था, नहीं, मेरा मतलब होता रहा है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, उनको तो वीजे भी नहीं मिले थे लास्ट टाइम पे। नो बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये होता रहा है ना। तो ये क्या मैजिक हुआ? अच्छा, ये मैजिक क्या हुआ? ट्रिगर पॉइंट तो वही हुआ ना, वॉर हुई, आपने अपनी लीडरशिप पोजीशन अपने रीजन में एक्सेप्ट करवा दी पूरी दुनिया को, ठीक। और फिर ये मीटिंग होगी, अनयूजुअल मीटिंग है ना ये पहले ये जो यूएस हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ ना कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी चीफ से मिल रहा हो एक ओवल ऑफिस, पूछ रहा हो कि वेयर इज योर फील्ड मार्शल। नो, वो तो अब है ना, उसके बाद हुआ ना। ठीक। अच्छा, अब आप ये देखें, अब वो जो मीटिंग हुई उस वक्त, ऑफ कोर्स ये जो सारी चीज़ें ये जो हो रही थी उस वक्त दुनिया में, वो डिस्कस हुई होंगी। 1.5 घंटा तो बहुत होता है ना। हम अभी आधे घंटे का प्रोग्राम करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे हमने किताब पूरी लिख दिया, राइट। 1.5 घंटे की मीटिंग में फेस टू फेस आप बैठे हो, आई बॉल टू आई बॉल। और सबसे आप एक और, मैं ये साथ साथ सारे जो इसमें मैं और इनकॉर्पोरेट भी करता हूँ पॉइंट्स के, ताकि लोगों की समझ के लिए। अमेरिकन की आप ये देखिए, अमेरिकन आप देखते हो कि कभी कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहा होता है, कभी कोई, अमेरिकन ऑलवेज फ्लाई इन। भाई ये मुझे बताओ, ये फ्लाई इन क्यों करते हैं 7,000 मील दूर से? वाई कैंट दे डू जूम, वाई कैंट दे टॉक ओवर द फोन? ये क्या है, वजह क्या है? इसकी वजह ये है, they want to look into eyeball to eyeball and see how truthful you are. And this is the only on the ground. This is the only thing. This is the only thing. नहीं, वो ग्राउंड तो कुछ नहीं पता चलती ना। वो ग्राउंड तो आप जाओगे, जो आपने किसी को दिखानी है वही है ना। जब एक डिसीजन मेकर के सामने आप बैठे हो, यू eyeball to eyeball, पता चल जाता है आप कितना सच बोल रहे हो, कितना ये। दिस इज द अमेरिकन एक्सपर्टी। ठीक। इसीलिए वो आते हैं। और इसी तरह ये हुआ जब फील्ड मार्शल के साथ ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा, यार ये तो बंदा, ही इज़ इन कमांड, ही इज़ ट्रूथफुल, ही इज़ ऑनेस्ट, वी कैन रिलाई ऑन हिम। अब आपके ख्याल में उस पर ईरान का इशू डिस्कस नहीं हुआ होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। अब आप बताएं कि फील्ड मार्शल की क्या पोजीशन होगी उस पर? उसकी वही पोजीशन है जो इस वक्त है उसकी पोजीशन, राइट? बिल्कुल ठीक। और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स थिंकिंग इन द अदर वे, कि ईरान को वो दुश्मन समझ रहा है, ईरान के खिलाफ जो कुछ भी वो करना चाहता है उसमें वो पाकिस्तान की लीडरशिप की हेल्प चाहता है, बिकॉज तो नेक्स्ट डोर है ना फ्यूलिंग के लिए। वो जो एक जैसे पूरा वो जो करते हैं ना कि जब कोई वॉर का जो एयर अटैक प्लान करते हैं, तो इर्द गिर्द की जो कंट्रीज हैं उनके साथ वो पूरी सपोर्ट चाहते हैं। जैसे टर्की की अब आजकल बात हो रही है, स्पेन की, पाकिस्तान ने तो नहीं दी। रिसोर्सेज मैनेजमेंट अभी तक नहीं दिए ना। जिस वक्त पाकिस्तान, जब B2s ने अटैक किया था, अमेरिकन B2s ने न्यूक्लियर साइट्स पे, तो पाकिस्तान ने तो सपोर्ट नहीं किया। जगह गार्शियो से फ्लाई करके आया था, तो फिर क्यों नहीं किया? इसलिए कि लीडरशिप, आर्मी की जो लीडरशिप है उनकी क्लैरिटी है थॉट प्रोसेस में, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस अटैक। अब वो जिस वक्त हुआ, वही डेटा पॉइंट प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने था। उसने कहा, यार ये ही आदमी है। अभी आदमी तक आ गई ना बात, ह्यूमन पे आ गई बात, राइट? इट्स नॉट AI, इट्स नॉट चैट GPT और क्लॉड और एनीथिंग लाइक दैट। मॉडल उस पर नहीं बना, ये ह्यूमन रिलेशनशिप पे बना। उन्होंने कहा, ये आदमी, इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, राइट? ठीक। उसने कहा, ईरान के बारे में, ईरान के साथ इनका ताल्लुक, ईरान पाकिस्तान की तो हमेशा अनकंडीशनल सपोर्ट रही है ईरान को ना। ईरान की कभी भी नहीं रही, कभी नहीं रही। वो तो इंडियन इंट्रूडर्स को भी यहाँ से घुसा देते हैं, और बाकी बलोचिस्तान में भी। फील्ड मार्शल साहब की फोरमोस्ट जो थी वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फर्स्ट है, पाकिस्तान वो पोजीशन उन्होंने पाकिस्तान के लिए ली ना।
पाकिस्तान के लिए और ट्रूथफुल। ये नहीं कि मैं वो सामने कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा है तो उसके जेस्चर्स के हिसाब से मैं अपनी पोजीशन चेंज करता रहूं। ही डिड नॉट डू इट। वो उसके लिए जो कन्विक्शन है ना और जो फेथ बेस्ड आपकी पोजीशन है ना वो ही सपोर्ट करती है। ठीक, तो बिल्कुल ठीक। वो फिर वो कम इन हैंडी, उन्होंने कहा यही आदमी है, ना टर्की कर सकता है, ना कतर कर सकता है, ना ओमान कर सकता है, यही एक आदमी है इसको। और वो ऑफ कोर्स ही डिड, ऑफ कोर्स ही डिड। पाकिस्तान की बाकी लीडरशिप तो ठीक है, सब तो अब साथ चल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दी होल थिंग कि भाई ये कैसे हो रही है, लेकिन फ़र्क ये है अब वो अब आप देख लें, अब ये जो अब आपके ख्याल में ये कतर को तो वो ज़बरदस्ती ला के उन्होंने कहा यार ये हमारा भी कोई ख्याल करो, राइट। ये ठीक। पाप हर चीज़ को मतलब इस्लामाबाद में हो रही है, ये व्हाट द हेक, जैसे इज कमिंग जेडी इज कमिंग टू इस्लामाबाद, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का किसी मुल्क में आना, यू थिंक इज अ स्मॉल डील? नो। पूरी सिस्टम चेंज हो जाता है उस कंट्री का, उस सिटी का। सारे जो थे ना, सरीना को रिप ऑफ कर दिया उन्होंने जब जेडी ने ठहरना था कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए, सारे कारपेट सारी उसकी हर चीज़। मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है कमिंग टू पाकिस्तान। तो वो रिलेशनशिप और वो ट्रूथफुलनेस और वो जो ऑनेस्टी है, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, अमेरिका में जैसे कहते हैं, आपको वही होना चाहिए जो आप कहते हो। व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, जो आप कह रहे हो आपको उतना ही ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर उसमें गड़बड़ आपने की सही तो यू आर आउट। तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं जाएंगी नहीं ना। ये जो स्लॉट है ना जो क्रिएट हो गया पाकिस्तान के लिए, इज नॉट गोइंग अवे। इट्स ए परमानेंट स्लॉट, इट्स नॉट गोइंग अवे। ये बात समझनी चाहिए लोगों को। और ये है कि इस पे जितना भी अब लेवरेज कर सकें वो करना चाहिए फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो 250 मिलियन लोग जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। सर एक चीज़ इसमें ये इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्योंकि आपका बिजनेस से बड़ा एक ताल्लुक है। माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी तरह दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को जो है वो समझते हैं। यूनिलैटरल डिसीजन बाय द अमेरिका टू वंस अगेन अटैक ईरान, इट हैज़ जेपरडाइज्ड द होल एंटायर रीजन और इकॉनमी भी हो रही है ऑलमोस्ट। एक IMF की प्रोजेक्शन है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, वो कहते हैं कि जी 2026 के अंदर जो है ना वो 3% पे आ गई है growth। और प्रेडिक्ट किया उन्होंने 2027 की जो 3.9 पे जानी थी गालिबन, वो 3.4 पे आ चुकी है। 3% डाउन होगी। हाँ यार, इफ द कॉन्फ्लिक्ट रिमेन्स कंटिन्यू तो फिर ये मजीद डिक्लाइन की तरफ भी जा सकती है। एक, क्या इस वॉर से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की इकोनॉमी को एक नुकसान पहुंच रहा है? हो सकता है अनइंटेंशनली, वो तो अपनी सिक्योरिटी और उन बुनियादों पे कर रहा होगा। लेकिन ऑन द अदर साइड आई हैव आल्सो अनदर रिपोर्ट, और वो ये है कि जी US की जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, एक्सॉन ले लें या इस तरह की, उनकी जो क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट है 2026 में 5.6 बिलियन इन द मिड क्वार्टर, ये एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है 5.6 मिलियन। और इनकी पहले जितनी भी अंदर की ऑयल कंपनीज थी, अमेरिका को जितना भी ऑयल चाहिए होता था वो अमेरिका के अंदर जितनी भी उसकी प्रोडक्शन हो रही है उसी को यूटिलाइज करते थे। बट दिस टाइम उन्होंने जापान को, ग्रीस को, तुर्की और एक दो और ममालिक हैं, उनको क्रूड ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद थी, गल्फ से ऑयल नहीं जा रहा था। $23 बिलियन का प्रॉफिट भी कमाया है। एक साइड पे दुनिया की इकोनॉमी को इस वॉर ने हिट किया है, बट ऑन द अदर साइड पैरेलल अमेरिकन एक्सपोर्टर ऑयल एक्सपोर्ट जो कर रहा है उसको बेनिफिट हुआ है। अब इससे तो यूं लग रहा है कि जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप नो द गेमिक ऑफ द वॉर, व्हाट इट कैन डू टू द इंटरनेशनल इकोनॉमी। देखिए ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दिस इज़ नॉट, ये जिस तरह आपने इसको पैकेज किया ये इस तरह से नहीं हुआ, इस तरह से नहीं होता। ये हमेशा से जब कुछ वॉर होती है या कोई अनयूजुअल सिचुएशन दुनिया में डेवलप होती है तो सर्टन कंट्रीज गेट बेनिफिट। कभी रशिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, रशिया जो इतनी जो वेल्थ रशिया में क्रिएट हुई है ड्यूरिंग कोविड, कभी सऊदी अरब को बेनिफिट होता है, कभी अदर ओपेक कंट्रीज़ को, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को बेनिफिट, ये तो होना ही होता है ना, राइट। देयर इज सम चोक supply somewhere and somebody else going to get the benefit। लेकिन ये असल बात ऐसे नहीं है, असल बात इस तरह से नहीं है। देखिए ये तो एक तो ईरान पे जो अटैक है वो इसे मिसकैलकुलेशन, ऑफ कोर्स ये मैंने नहीं कह रहा, ये तो नज़र आ रही है, एवरी सिटीजन और जो कॉमन सेंस मैन इज सेइंग कि ये क्या तुमने करके किया यार, हाउ डिड यू डू इट, राइट, व्हाई डिड यू डू इट, जब तुम्हें मालूम ही नहीं था कि कैसे ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यू नेवर
प्राइमरी आपका जो फोकस था स्टेट पे वो था ही नहीं, जो अब एक्चुअली जिसने चोक कर दिया सारे, ठीक। राइट। तो ये कैसे हुआ? देखिए जो जो लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, लाइक आई मेंशनड इट टू यू कि नेतन्याहू वाज ट्राइंग टू सेल दिस प्लान फॉर, उस वक्त भी तो ये इम्पैक्ट होना था ना जो आप अभी कह रहे हो, ठीक। तो वो क्यों नहीं हुआ, राइट? तो अमेरिका की यूनिलैटरल तो नहीं हुआ ना, ये समथिंग एल्स बियॉन्ड इट, राइट? क्योंकि वो तो उस वक्त भी हो सकता था। और जबकि मैंने आपको ये भी कहा कि पिछले प्रेसिडेंट की पोजीशन ईरान के बारे में चेंज नहीं थी ट्रंप के बाद, सेम थी, एक, राइट? ये क्यों नहीं हुआ? उस वक्त भी तो ऑयल इंडस्ट्री को यही फायदा होना था ना, और ये सारे ऑयल बैरन्स हैं ना, सारे जितने भी बुश, वो बिजनेस मैन नहीं थे कम से कम। नो, बट दिस इज नॉट द वे इट इज, राइट? ये है ना कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को, राइट, यूएस इंटेलिजेंस सिस्टम बाईपास करके और इजरायली इंटेलिजेंस की जो उसको प्रोवाइड की गई, और ये तो इस ओपन सोर्स पब्लिक इंफॉर्मेशन नाउ, उस कॉन्वर्सेशन में नेतन्याहू कन्विंस्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प टू डू इट, राइट? ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, राइट? अब जब वो हो गया तो बात तो वही है कि जो पिछले प्रेसिडेंट ने जिस पे एग्री नहीं किया था बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन विच वी आर लुकिंग एट इट नाउ, राइट? तो उन्होंने तो एग्री नहीं किया था। अब इन्होंने अब वो सारी की सारी जो है चीज़ें वो सरफेस हो रही हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो वो यूनिलैटरल, तो यूनिलैटरल क्या मतलब, वो तो एक डिसीजन ऐसा था इजराइल के साथ मिलके जो अटैक किया ईरान पे, सो उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है ना। अब तो जस्टिफाई क्या करना मुश्किल हो रहा है, वो कंट्रोल से बाहर है, राइट? अब वो कंट्रोल से बाहर है। अब ईरान की जो पोजीशन है, ईरान तो इज ए क्रिपल्ड कंट्री इन अ वे, राइट? ईरान के पास तो कुछ नहीं है ना। ये जो आप मिसाइल्स और ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ये अगर खाली मिसाइल्स हों तो इनकी वैल्यू कुछ नहीं है ना जी, ठीक। तो हैज़ टू बी सैटेलाइट कोऑर्डिनेट, जो वो स्पेसिफिक टारगेट पे जाके वो करे, प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक, प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए ईरान तो नहीं है ना, वो ईरान के पास कहाँ से सैटेलाइट्स आ गए, या ईरान वो के कोई पास और है पीछे, तो वो भी तो है ना, वो भी तो है ना। तो वो जो उनको वो सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लाख का मिसाइल जाके और स्पेसिफिक टारगेट पे वो लगे जाते हैं, उसी रडार सिस्टम को हिट करे जिसने उसको, तो ये कैसे है? सो देयर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व उसमें। फिर अगर इफ यू गो बैक अ लिटिल बिट, देखें आप, चाइना की आपने एनर्जी सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब किया, पहले वेनेजुएला से किया, वेनेजुएला से किया, उसके बाद हरमुज से किया, जो सारी अब अगर आप किसी कंट्री की हु इज नंबर 2 इन द ग्लोबल इकोनॉमी, 20-21 ट्रिलियन डॉलर की उसकी जीडीपी है, तो उसको आपने डिस्टर्ब किया, स्लो डाउन करने की कोशिश। चाइना तो डायरेक्टली तो अटैक नहीं करता ना, तो वो देयर इज अ वे टू डू इट, राइट? एंड दिस इज अ वे टू डू इट, राइट? लेकिन आप ये भी समझ लें इसमें, अब ये जो कुछ हो रहा है ना, दिस हैज टू बी रिजॉल्व्ड, राइट? और पाकिस्तान का जो इसमें रोल है, इसको तो अब रिप्लेस कर नहीं सकता कोई, राइट? और वो अभी भी जो होगा वो पाकिस्तान की मर्जी से और पाकिस्तान के इंटरवेंशन से होगा, बिकॉज पाकिस्तान की लीडरशिप की जो पोजीशन है टुवर्ड्स ईरान एंड टुवर्ड्स अमेरिका इज वेरी क्लियर, और वो जो पोजीशन है वो ट्रूथ वाली पोजीशन है, राइट? दोनों ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अब जो हुआ ना, अब देखें ना, ये बात तो बहुत आगे बढ़ गई थी ना जी। ये बात तो पहले मैंने आपको प्राइमरी पोजीशन तो ये है कि ईरान पे अटैक नहीं होना चाहिए था, राइट? अब वो हुआ है, और वो जो कुछ भी उसका नुकसान, अब ईरान प्रोवोक कर रहा है इन चीज़ों को। अब ईरान ने कतर के जो वेसल पे हमला किया, राइट, और मिडिल ईस्टर्न वेसल्स पे हमला किया। कतर पे हमला करने का मतलब ये है कि डायरेक्टली यू आर अटैकिंग द यूनाइटेड स्टेट, बिकॉज सबसे बड़ी जो बेस है वहाँ पे कतर में है यूएन की। आई थिंक ईरानियन नोज के इनकी वीकनेसेस अब ये नहीं, वो देखो ना, तो दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। देखिए ना, ईरानी पहले तो आप देखिए उनका नेगोशिएशन स्टाइल क्या है, राइट? ईरानीज का वो ड्रैग करते हैं बहुत चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ड्रैग करते हैं टू गेटिंग टू द पॉइंट, राइट? जब वो आप देख लो इराक के साथ जो ईरान की वॉर हुई 8 साल चलती रही, आप कभी इमेजिन कर सकते हो किसी कंट्री 8 साल वॉर में रहा हो? वो डिसीजन पे जाते जाते उनको टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, एंड दे कीप गोइंग बैक टू दी नॉन इश्यूज और उसके ऊपर बिल्ड करते रहते हैं। अभी भी यही हो रहा है, और भाई चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, दुनिया के लिए बेहतर हो रही हैं, तुमने फिर वो जाकर और
ड्रोन मार दिया उसके ऊपर, व्हाई विल यू डू इट? अब जब आप ये करेंगे, दी सोल सुपर पावर को आप इंटिमिडेट करोगे, देयर हैज टू बी अ रिएक्शन। वो कहते हैं कि जो आर्टिकल 5 है इसमें 14 पॉइंट्स वाला, जिसमें ये कहा गया है कि ईरान विद द कोऑर्डिनेशन टू ओमान, वो ये डिसाइड करेंगे कि सेफ पैसेज प्रोवाइड करना है उन शिप्स को जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना है। वो पहले इंटीमेट करेंगे, बताएंगे ईरान को कि जी हम यहाँ से गुजरने लगे हैं, लेकिन कुछ शिप्स ऐसे थे जो वाया ओमान वाली साइड से विदाउट इन्फॉर्मिंग ईरान दे वर ट्राइंग टू पास आउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दैट्स व्हाई दे अटैक। इसमें ये था आपके कि ख्याल में ये हो सकता है? सर, No, can't happen. ये तो I'm कहानी है। not saying this is No, this this is CNN saying, this is BBC saying. no, no. Iran is saying also, Yeah. right? But do you think it's truthful statement? It is a eyewash. It is like creating something to do something, right? मैंने इस वजह से ये कर दिया, मैंने फलाने ने मुझे यूं घूर के देखा तो मैंने कहा ऐसी की तैसी, तो मैंने उसको डंडा लगा दिया, राइट? इट इज मोर लाइक दैट, इट इज नॉट, इट इज, क्योंकि जिस तरफ जिस डायरेक्शन में चीज़ें अब जा रही हैं ना, वो डायरेक्शन ठीक है, वो ठीक थी, उसमें पीस की तरफ और एग्रीमेंट की तरफ बातें जा रही हैं, जा रही थी, एंड सडनली अब उसकी तो कहानी अब कोई भी बना ले कुछ करने के लिए। ऑफ कोर्स ईरान अंडरस्टैंड कि अगर हम ये करते रहेंगे तो वी आर इन बिकमिंग, वी आर डीलिंग विद ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इफ वी कंटिन्यू डूइंग दैट। एक वो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी इज ऑन स्टेक, इजराइल की क्रेडिबिलिटी इज ऑन स्टेक इन द वर्ल्ड, राइट? सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू पुट सम प्रेशर ऑन, बट आई डोंट थिंक इट इज़ राइट। आई डोंट थिंक इस सिचुएशन में अगर ईरान की लीडरशिप इस वक्त भी अगर वो ईरान के लोगों के बारे में सोचें ना, और कि भाई ईरान के लिए क्या बेहतर है, राइट? आई थिंक दे शुड गो टुवर्ड्स द पीस, दे शुड गो टुवर्ड्स द पीस, डेफिनेटली, राइट? अगर वो उसमें कोई हिंड्रेंस हो रही है या कुछ अनयूजुअल, एक तरफ वो फ्यूनरल है, मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ पीपल आर इन द फ्यूनरल, एक वो सोबर, एक सॉम्बर एनवायरनमेंट है, सारा कुछ हो रहा है, और उसमें आप कहो कि ये जहाज, यार दिस वेसल्स आर, दे आर नॉट टग बोट्स, दे आर नॉट लाइक रिक्रिएशन बोट, दीज आर लाइक ह्यूमंगस वेसल्स, कि एक स्पार्क उन वेसल्स को पूरे कंटेमिनेट कर सकता है पूरे सी को, राइट? और वो अगर वो स्पिल हो जाए या कुछ भी हो जाए, राइट? बट दे अंडरस्टैंड दैट, वो बड़े स्ट्रेटेजिकली उन पे अटैक करते हैं, अदरवाइज पंक्चर भी कर सकते हैं उसको। वो सिचुएशन ये आ गई हुई है, वो पंजाबी में जिस तरह कहा जाता है ना कि मैं कंबल नू छड़ना पर कंबल मैनू नहीं छड़दा पिया। हाँ, तो वो कंबल ये हो चुकी है। सर, आखिरी टुवर्ड्स एंड ये लेट्स टॉक अबाउट द लो हैंगिंग फ्रूट फॉर पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान ने जो मेडिएशन का रोल प्ले किया है इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ पाक यूएस रिलेशन, जितना करीब अब हम हुए, जिस तरह आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, वेरी वेल, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी फाइन एक्यूमन। हम इतने क्लोज हैं, अब हमें इस चीज़ में से क्या लेना चाहिए? मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर। ये अभी रिसेंटली जब वो गए हैं टर्की, वापस जाते हुए उन्होंने कास्टा सैंक्शंस रिमूव करने, जो डिफेंस रिलेटेड सैंक्शंस थी तुर्की के ऊपर, वो रिमूव करने की कोशिश कहा है उन्होंने कि जी हम कर देंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, अभी तक हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका की जानिब जो जाती हैं, वो पिछली दफ़ा जो 25 से 26 है, वो $2.58 बिलियन सरप्लस में भी गई हैं, कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट ज़रा कम है वहाँ से। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो हम इसमें से हासिल कर सकते हैं? फील्ड मार्शल गए थे एक दफ़ा, आपको याद होगा, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, उन्होंने एक बॉक्स में पाकिस्तान के मिनरल्स और वो माइन से रेलिवेंट जो चीज़ें वहाँ से निकली थी वो रखी थी। डेलीगेशंस गए, डेलीगेशंस आए, एमओयू साइन हुए, लेकिन अभी तक डेलीगेशन आने और जाने से, लकीली आज भी एक डेलीगेशन वाशिंगटन में वहाँ पे मिल रहा है, मालूम है मुझे जी। तो लेकिन उससे बात आगे नहीं जा रही। हमें इसको कैसे कैच करना है? बिकॉज आप बड़े अच्छे से अमेरिकन को जानते हैं कि वो किस बात पे कन्विंस होंगे। सो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है। पहली बात तो आप ये बात समझ लें कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, ठीक है, जो इट्स मैक्सिमम व्हाट दे कैन डू, राइट? आप जो कह रहे हैं 26 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो 50 बिलियन की हो जाए, वो हो ही नहीं सकती। प्रोड्यूस कौन करेगा? कहाँ से चीज़ें आएंगी? क्या भेजोगे? बात तो ये है ना, इट्स अ बिजनेस मॉडल, राइट? आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
आप एनर्जी जब बेच रहे हैं जहाँ पे 5 सेंट्स पर किलोवाट चाहिए होती है, आप 20 सेंट में बेच रहे हैं, 25 सेंट में बेच रहे हैं। यू आर इन द नेबरहुड ऑफ चाइना इंडिया। आप compete कैसे कर सकते? आप किसी को कैसे, मैं आपको कैसे कन्विंस कर सकता हूँ जनाब, ये मग जो है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही मग आपको $1 का है, आप यार बड़ी मेहरबानी मेरे से $2 का ले लो। ये कैसे हो सकता है? इट कैन नॉट हैपन। तो पाकिस्तान के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। ठीक। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है पाकिस्तान को, पहले तो बिजनेस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट करनी है, बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ बताना है ये आप करोगे तो ये होगा, राइट? वी डोंट हैव इट, वी डोंट हैव इट। तो वो तो पार्ट आप जरा निकाल दें इससे ना। दूसरी बात है, हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि पाकिस्तान अपनी डिफेंस प्रोडक्शन जो है ना उसको इन्हांस करे। पहली बात तो ये है, अभी जो ये मिलिट्री के कंट्रोल में है ना सारा डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम, इसको प्राइवेटाइज करें। दे should have the private companies to help the military arm of this country to produce more. दुनिया में सिक्योरिटी की चीज़ों की हमेशा डिमांड है। जी। दुनिया में अमेरिका का क्या मॉडल है? इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, नो मैटर व्हाट यू से। वो नहीं कहते हमने कपास एक्सपोर्ट करनी है, सोयाबीन एक्सपोर्ट करनी है। उनकी जो स्ट्रेंथ है, इट इज़ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उनकी इकॉनमी उस पर चलती है अमेरिका की, राइट? पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है, दे हैव प्रूवन इट, और वॉर में तो उससे ज़्यादा प्रूव कर दिया टेक्नोलॉजी पे। और दे हैव यहाँ पर जो और ये जो बहुत सारी जगह पे जो फैक्ट्रीज लगे, आई थिंक पाकिस्तान शुड वर्क टू इन्हांस दैट, और उसमें प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट करें। वो एक ऐसी इंडस्ट्री है, रिसेशन प्रूफ है। पूरी दुनिया में सिक्योरिटी इक्विपमेंट की डिमांड है, हर जगह डिमांड है। अभी भी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब गए वहाँ F-35 की बात हो रही है जी, F-35 और there's a reason for it, right? Pakistan should focus on that and engage the private sector people in this country to enhance that. नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान क्या ले सकता है इंटरनेशनल सिनेरियो में? क्या ले सकता है? पाकिस्तान के ऊपर IMF का लोन है जी, राइट? पाकिस्तान ये कर सकता है कि इन अ डिग्निफाइड वे, यू कैन नॉट डू द थिंग इन अ नॉन डिग्निफाइड वे, बिकॉज सारी दुनिया हंसती है फिर आप पर। आपने किसी से पैसे लिए हुए हैं, आप कहते हो मुझे माफ़ कर दे, पर्सनल लेवल पे देखो ना, नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हो कि मैं इस साल नहीं दे सकता, आप इस साल नहीं दे सकता, यार मैं अगले साल दे दूंगा, वो क्या कहते हैं? अच्छा, इसका ये हो, मेरे जहन में जो ये है, एंड आई विल टॉक टू द टॉप मैन एज वेल, मेरे जहन में ये है कि जो उनसे अमेरिका कंट्रीब्यूट 17% to 17.5% towards IMF. $117 billion, अमेरिका इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू IMF। $117 billion वो डायरेक्ट देते हैं, $50 billion इन सप्लीमेंट देते हैं। अमेरिका कंट्रोल्स IMF। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि हमें अगले 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री कर दो। इस बिजनेस मॉडल, या बिजनेस वाले हर जगह करते हैं, अमेरिका में करते हैं कि इस वक्त हमारी प्रोडक्शन ये, हमें थोड़ी सी स्पेस दो तो हम तुम्हारे ये पैसे, हम ये नहीं कह रहे हमारे पैसे ख़त्म कर दो, हमारे पे कर्जा छोड़ दो हमारा, हम ये कह रहे हैं हमें ब्रेक दे दो, हमें 10 साल के लिए आप इस पे इंटरेस्ट लेना बंद कर दो, 10 साल के बाद हम तुम्हारे पैसे भी देंगे और इंटरेस्ट भी देंगे। वो जो स्पेस मिलेगी ना, अभी तो आप ये कहना डेट सर्विसिंग, क्या ये रैशनल है? इतना लेवरेज मिल सकता है हमें? ये तो आसान है ना, इट्स अ बिजनेस कन्वर्सेशन। अच्छा, इट्स अ बिजनेस कन्वर्सेशन, it is a business conversation between ABC company and Allied Bank. It's a business conversation कि जनाब आपने पैसे दिए हुए हैं, या तो आपके पैसे डूब जाएंगे, या मुझे 5 साल का टाइम दे दो और मैं आपको ये बिजनेस प्लान दे रहा हूँ, 5 साल के बाद आपके पैसे भी वापस मिलेंगे और आपको इंटरेस्ट भी मैं दूंगा। इट्स ए डिग्निफाइड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बैंक राइट ऑफ नहीं करेगा, वो बैंक के बुक्स पर रहेगा, और आप भी डिग्निफाइड वे है ना, इट्स अ बिजनेस। आई थिंक दिस इज समथिंग the leadership of Pakistan should consider, and not उस पे the possibility, because मैं कह रहा हूँ वो प्रोडक्शन जो आप कह रहे हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI, ये नहीं होना यहाँ। ठीक है, और भाई ये हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, यहाँ पे सरकार जो है वो हर चीज के ऊपर वो एक रेड फीसा लगा के बैठ, नो यू कैन डू दैट, दैट्स व्हाई दैट्स नॉट गोना हैपन। कैपेसिटी भी नहीं है, बिजली कहाँ से लाओगे, जगह कहाँ से लाओगे, प्रोड्यूस क्या करोगे, प्रोड्यूस करते करते अगले और 5 साल लग जाएंगे अगर आधी कीमत पे करोगे। दूसरा जो है ना IT, अच्छा IT में पहले आप इनको देखो ना, IT में आप क्या कर सकते हो, राइट? जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी पाकिस्तान ही आई थी ना पहले, सो वी किक देम आउट, वो इंडिया चले गए। जी बिल्कुल ऐसे। और अभी भी जो इंडिया इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव मार्केट,
अच्छा देखिए वो तो एआई तो इज चेंजिंग द होल वर्ल्ड राइट। वी डोंट वांट टू, यहाँ कहते तो है और वी डोंट वांट टू मिस द बोट। उनसे पूछे आपका मतलब क्या है, किसी कोई बताएगा ही नहीं है कि मतलब बट आपका इट्स क्या वेरी है। एक्सपेंसिव आई वुड से एआई। एक्सपेंसिव नहीं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना यार। यू नीड डेटा सेंटर, यू हैव टू प्रोवाइड देम एनर्जी। इट्स ए हैवीली एनर्जी रिसोर्स उसके लिए चाहिए होता है। ये नहीं चाहिए होती जो केबल लटकी हुई है यहाँ पर, ठीक है ये नहीं चाहिए होती। एनर्जी जो इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वो डेटा सेंटर्स में हो रही है ना, इसलिए अमेरिका में कह रही है डेटा सेंटर सारी हमारी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। बट यू हैव टू फिगर आउट ए वे टू प्रोवाइड देम चीपर एनर्जी। 5 सेंट 3 सेंट 4 सेंट पर किलोवाट आवर की एनर्जी वो प्रोवाइड करने का प्लान करें कि वो कैसे होगा। और वो डेटा सेंटर लाएं और अमेरिकन कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट एंड द गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड राइट, फिर इन्हें कहें कि आप अपने हमें प्रोग्राम से हम अपने कॉलेजेस में ये ट्रेंड करवाते हैं लोगों को ठीक प्रोग्रामिंग पे और उस पर। अब ये कितना मुश्किल काम है कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 20 टॉप यूनिवर्सिटीज़ को के वाइस चांसलर को बुलाए और उन्हें कहे ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्लान दिया 6 महीने का या 1 साल का, आप अपने सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करो, हमें अगले साल 50,000 5 लाख 10 लाख बच्चा चाहिए जिनको ये प्रोग्राम। कितना मुश्किल है, ये करते ही नहीं। अब नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा ये? अगर ये सोचते रहेंगे और ये कहते रहेंगे AI is the way to go, if you don't want to miss, it doesn't mean anything until and unless you take some the practical step. ये आर्मी इस वक्त कर रही है काफ़ी चीज़ें, डेटा सेंटर बना रहे हैं। वो डेटा सेंटर भाई चलेगा उस वक्त जिस वक्त उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाओगे, जिस वो एनर्जी उसको लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करोगे। फॉरेन कंपनीज को कैसे अट्रैक्ट करोगे राइट? फॉरेन कंपनीज का मॉडल ये होता है 1 सेंट आप कमाओ 10 सेंट हम कमाएंगे, जो इंडिया और जो पूरी दुनिया से राइट। आप वो अगर आपकी कॉस्ट उससे बहुत ज़्यादा है तो दे गो टू मलेशिया, दे विल गो टू इंडोनेशिया, दे विल गो टू सिंगापुर, दे विल गो टू समवेयर एल्स वेयर द गवर्नमेंट इज रेडी टू प्रोवाइड देम लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी और जिसपे वो चीप लेबर लो सो एक तो कॉम्पिटेंसी आपने डेवलप करनी है विच इज़ ईजी, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट। कोई भी जिस बिजनेस सेंस जो होगी ना इन बड़ी कंपनीज को, एलन मस्क की कंपनी को, माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को, एनवीडिया को, या जो भी उन्हें चाहिए, ये उन्हें रिसोर्स चाहिए। आप जब तक पैकेज करके उन्हें नहीं दोगे कि भाई ये हम हमारे मुल्क में ये जो आपको चाहिए है ना, आपकी तवक्को के मुताबिक जो आपने हमें करिकुलम दिया है वो हमने अपने 50 कॉलेजेस में बना दिया। 5 लाख 50,000 25,000 70,000 स्टूडेंट्स हम हर साल डेवलप करेंगे। ये शॉर्ट टर्म है 6 महीने वाला, ये लॉन्ग टर्म है साल वाला, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म है 2 साल वाला 5। तो हम ही आपको सारा डेवलप करके दे रहे हैं, आप हमारे से ये काम करो ठीक राइट। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट तो भाई वो तो करनी पड़ेगी ना। ये तो नहीं हो सकता आप फ़ोन भी आपका काम ना कर रहा हो, आपकी कॉल ड्रॉप हो रही हो। जो डेटा सेंटर जहाँ बने हुए उन्हें 4 जनरेटर्स लगाए हुए हैं, वो तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ना। ठीक और वो कहते हैं ये एक मैंने छत पे लगाया हुआ है, 2 नीचे लगाया हुआ है, बिजली भी चली जाए चलो 1 जनरेटर फेल, दूसरा भी फेल हो जाएगा, 3 जनरेटर के वो छत पे भी लगाया हुआ है कि सब जो हमारी जो वो कमिटमेंट है आगे से वो खराब ना हो। ठीक इस तरह से तो आप नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ठीक है सर, यू कैन नॉट डू इट। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। माय प्लेजर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि दुनिया में जंग लगी हुई है और जंगें मुआशी तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं, बट समहाउ किसी तरह इट्स वेरी फॉर्चुनेट फॉर अस पाकिस्तान के लिए कि इस सिचुएशन में जो हमें लेवरेज मिला है हम उसका बेनिफिट किस तरह लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह शाहिद खान साहब बता रहे थे, बड़ा इजी वे है, अगर इसको हुकूमत बैठ के सोचे तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना है ताकि इन्वेस्टर आपके यहाँ आकर कुछ कमा सकेगा तो ही वो इस मुल्क में आएगा, अदरवाइज जब उसे चीज़ें चीपर कॉस्ट में नहीं मिलेंगी तो वो कभी भी आपकी तरफ मुँह नहीं करेगा। खैर एनीवेज इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।